देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय बोलो यो के प्रणत अध्यात्म योगी वीर सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आज हर इंसान अपने जीवन में खुशियाँ चाहता है। खुशियों को पाने के लिए वो एक रास्ते की तलाश करता है, लेकिन आपका जीवन खुशियों से ना भर करके बड़ा ही तनावपूर्ण, दुखमय नजर आता है। आज वर्तमान की स्थिति यह है कि जिस रास्ते को वह चुन रहा है, परिवार को सुखी बनाने के लिए, उस रास्ते का चुनाव स्वार्थ भरा है। एक खुशी पाने का तरीका वो होता है जब वो इंडिविजुअल अकेला रहकर कुछ करता है, लेकिन आप घर गृहस्थी में रहते हो, परिवार के साथ रहते हो, तो एक की सोच के अनुसार परिवार सुखी नहीं बन सकता। हिलमिल करके जब सबकी सोच का विचार किया जाता है, सामूहिक रूप से सबको उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तो परिवार एक खुशनुमा माहौल में जीता है। होना तो चाहिए आपका परिवार स्वर्ग में, लेकिन प्राय जितने भी परिवार हैं उससे अपोजिट ही नजर आते हैं। दृश्य तो स्वर्ग का नजर आना चाहिए, पर नजर आता है नरकों का। ऐसा क्यों होता है? हम उनकी बात कर रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे जिन्होंने संस्कार नहीं पाए हैं, जिन्होंने शिक्षा नहीं पाई है, जो धर्म को समझते नहीं हैं, थोड़े बहुत ज्ञानवान नहीं हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। बल्कि जो संस्कारित भी रहे हैं शुरू से, पढ़े लिखे भी हैं, अच्छी डिग्री है, अच्छा पैकेज है, लेकिन वो कहने के लिए घर है, परिवार नहीं है। उसका एक सबसे मूल कारण जो समझ में आता है, स्वार्थ को लेकर के जब व्यक्ति चलता है, उसे सिर्फ अपना अपना दिखता है, दूसरा सदस्य नजर नहीं आता। ऐसा ही है ना? आपसे अच्छे तरीके से और कौन जानता होगा, ये सब परिवार वाले हैं। आपके परिवार में खुशियां रहती हैं। जब समूह में रहा जाता है तो वह सामूहिक खुशी की बात होती है। जब एक एंटिटी होती है तो उसे खुशियों को पाना होता है, तो अपने अनुसार निर्णय लेकर के चल सकता है। लेकिन जहाँ 8-10 सदस्य हों अथवा 3-4 सदस्य, आज तो 8-10 तो बहुत दूर रह गए, सब न्यूक्लियर फैमिली वाले हो गए। पहले ज़माना था जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, संयुक्त परिवार हुआ करता था। आज की परिस्थिति पूरी विपरीत हो रही है।
व्यक्ति न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद कर रहा है, एकल फैमिली में, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा। ऐसे बहुत हुआ तो 2 बच्चे हो जाए, 4 मेंबर। न सास को पसंद किया जाता है न ससुर। ऐसे ही है ना। मेंटलिटी कैसी है, मानसिकता कैसी बनी है। हाँ, जिनके घर में 6 मेंबर भी हैं, मान लो सास ससुर भी हैं, माता पिता भी हैं, उस परिवार की स्थिति क्या होती है। आज की मानसिकता क्यों बनती चले जा रही है कि न्यूक्लियर फैमिली ही अच्छी होती है। पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, उस समय परिवार में खुशियां अधिक दिखती थी। उस समय इतना तनाव नजर नहीं आता था, स्ट्रेस लेवल हाई नहीं रहता था। उस समय बच्चे घर के बिगड़ते भी नहीं थे। आज के बच्चे जो हैं, मेट्रोज में जो रहने वाले पेरेंट्स हैं, वो समझ सकते हैं, उनके बच्चे उनके कंट्रोल में नहीं। बच्चों की एक अलग दुनिया है, माता पिता की दुनिया अलग है। 10-10 साल के, 12-12 साल के बच्चे आजकल तनाव में जी रहे हैं, जबकि बचपन की अवस्था तो एक ऐसी अवस्था होती है, निश्चिंत जीने वाली अवस्था, टेंशन से ऊपर उठने वाली अवस्था, आनंद में और वर्तमान में जीने वाली अवस्था। हर हाल में बचपना बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन ट्रेंड आज पूरा बदलता चला जा रहा है, बदलता जा रहा है। बच्चों की स्थिति भी बद से बदतर होते चले जा रही है। पहले जमाना था, एक फैमिली में 8-8 मेंबर रहते थे, अर्निंग पर्सन एक ही रहता था, एक ही व्यक्ति कमाता था और 8-8 10-10 बड़े अच्छे से पल जाते थे, अच्छे से रह जाते थे। माता पिता, सास ससुर, बच्चे आदि, चाचा ताऊ। अब क्या, अब तो कुछ रिश्ते नाश्ते ही नजर नहीं आ रहे, सब समाप्त हो गए। यदि हैं भी तो सब दूर दूर हैं। पहले अर्निंग कम थी पर लर्निंग अधिक थी। अब अर्निंग अधिक हो गई है और लर्निंग कम हो गई है। ऐसे ही हो रहा है ना। संयुक्त परिवार में रहते हुए बच्चे बहुत कुछ अपने आप सीख जाते हैं, सिखाना नहीं पड़ता, वो देख करके ही समझदार हो जाते हैं। बच्चों को वात्सल्य सिंगल फैमिली में कहाँ मिल पाता है, वो दादा दादी का प्यार कहाँ मिल पाता है। पिता को फुर्सत नहीं है, माँ अपने में बिजी है, तो वो बच्चा कौन सी दुनिया में रहता है, मोबाइल की और अपने खिलौनों की दुनिया में। वही उसका परिवार हो गया है। एक फैमिली में भी जितने मेंबर हैं शायद उतनी फैमिली हैं आज, नहीं है। जितने मेंबर हैं उतनी ही फैमिलीज हो गई हैं। बाहर से वो एक फैमिली है, लेकिन अंदर से हर व्यक्ति की अपनी एक फैमिली है, एक दुनिया है। एक दूसरे के प्रति कोई भाव ही नहीं है। क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, क्यों स्थिति बिगड़ती चली जा रही है, क्यों आज आप लोग संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहते। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, लेकिन मुट्ठी जब 5 मिलती है तब बनती है। हर उंगली की क्षमता भिन्न भिन्न है।
ये सबसे छोटी उंगली है, शक्ति सबसे कम है, लेकिन जब मुट्ठी बांध करके कुछ कहा जाता है तो झेलती सबसे अधिक यही है। बाहर से ही दिखता है इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ऐसे जो सबसे बड़ी है वो बीच में रह जाती, नहीं रहती। इधर से है तो उससे कोई नहीं हो रहा है असर, ऊपर से है तो भी वो बीच में है। प्रतीत ये होता है कि बड़े हों तो ही काम हो सकता है, लेकिन जो कार्य छोटा कर सकता है वो बड़ा नहीं कर सकता। सारी उंगलियां एक जैसी हो जाएं तो मुट्ठी नहीं बन पाएगी, उसकी लेंथ एक जैसी हो जाए, मोटाई एक जैसी हो जाए तो नहीं बन पाएगी। जो जगह अंगूठे की है, यदि अंगूठा हटा करके पांचवी एक और फिंगर आ जाए एज इट इज, तो भी कार्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अंगूठा एक लीडर की भांति होता है ना, उसका अस्तित्व अलग दिखता है, बिल्कुल अलग है, उसकी बनावट अन फिंगर से बिल्कुल अलग है। अन्य फिंगर में तो दो टर्न आ जाते, दो मोड़ हैं, अंगूठे में एक ही दिखता है, एक ही है, एक ही है ना। प्रतीत ऐसा होता है, अंगूठा बड़ा हठी होता है, हेकड़ी जिसे कहा जाता है, ईगोइस्टिक वाला होता है, ऐसी लगता है ना। पांचों उंगलियों में अंगूठे का स्ट्रक्चर ही एकदम डिफरेंट है। ये अहम का प्रतीक ऐसा प्रतीत होता है कि ये अहंकारी है, अहंकारी नहीं है ये। कुछ भी लिखना हो तो अंगूठा होना बहुत आवश्यक है, कुछ भी पकड़ना हो अंगूठे की आवश्यकता बहुत है। बाहर से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अहंकारी है, अहंकारी नहीं है। सबको व्यवस्थित रखना हो, मुट्ठी को व्यवस्थित रखना हो, उसमें ताकत लाना हो, तो एक लीडर की आवश्यकता होती है ना। यदि हमारी उंगली में सिर्फ दो ही फिंगर, एक अंगूठा और ये हो जाए सपोज, तो क्या होगा बताइए, क्या होने वाला? एक मुट्ठी भी नहीं बन पाएगी। मुट्ठी की अहमियत तब रहती है जब इसकी सारी उंगलियां एक साथ रहती हैं। परिवार की अहमियत तब रहती है जब सारे सदस्य एक साथ रहते हैं। इमेजिन करें हम दो उंगली को अपनी हथेली में रखें तो क्या स्थिति होगी हमारी, कल्पना कर सकते हैं। आज की सोच क्या है, सिर्फ रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर ही साथ में रहेंगे, बाकी जो है थंब, सॉरी, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर ही साथ में रहेंगे। रिंग फिंगर जो है किसका प्रतीक है, वाइफ का, यही है ना। और इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर जो है किसका प्रतीक है, हस्बैंड का। बोले अपन दो ही साथ रहेंगे, बाकी जो बड़े हैं इनको अपन अलग कर दें, और जो दादाजी है उसको तो अलग ही निकाल करके रख दे। तो ये रिंग फिंगर एंड मिडिल फिंगर दो यदि साथ रहे और छोटा सा उनका किड रहे तो क्या होगा, अंदाज लगाइए। थोड़ा सा अपने हथेली को देखने की कोशिश करें, सभी लोगों से कहें क्या स्थिति होगी इस हथेली की, कितनी शक्ति इसमें रहेगी। शक्ति इसमें नहीं रहेगी। ये रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर इसे क्या सिखा पाएंगे, कुछ सिखा पाएंगे, कुछ भी सिखा नहीं पाएंगे। जब बड़े बुजुर्ग एक साथ हो जाते हैं
माँ अकेले मातृत्व नहीं दे सकती बच्चों को। बच्चों को मातृत्व देने वाली जो होती है दादी माँ होती है, क्योंकि वो अनुभव दादी के पास ही होता है, माँ के पास नहीं होता। जब माँ दादी बनेगी तो वो भी बाहर हो जाती है। माँ का अनुभव कम होता है, माँ का अनुभव के साथ साथ पेशेंस लेवल कम होता है। जो यंग एज में माँ बन जाती है अथवा छोटी रहती हैं और उस घर में कोई ना हो, हस्बैंड वाइफ और एक किड हो, 2 किड हो मान लो, क्या वह अकेली स्त्री बच्चों को संस्कार दे सकती है? वह संस्कार जो दादी देती है? पूछ रहे हैं आपसे। दादी माँ पढ़ी लिखी ना भी हो तो पोतों को कुछ सिखाती है कि नहीं सिखा सकती? जो खुद पढ़ना नहीं जानती, सपोज जो कभी स्कूल ना भी गई हो अथवा स्कूल गई भी तो प्राइमरी तक गई हो और उस जमाने में पढ़ी हो जो है अ अनार का, आ आम का, क ख ग के अलावा कुछ नहीं है, जिसे जोड़ना भी नहीं आता है ज़्यादा, वह दादी माँ उन पोतों को कुछ सिखा सकती कि नहीं सिखा सकती? कैसे सिखाती है जिसे खुद पढ़ना नहीं आता? अनुभव सिखाता है। ये अंक गणित, ये लिपि भाषा का ज्ञान, ये तो सब बाहरी टूल होते हैं। जो भावों की बात होती है, जो प्रेम और वात्सल्य होता है, संस्कारों की बात होती है, रिस्पेक्ट की बात होती है, विनय को करने की बात होती है, वो बात जो बड़े बुजुर्ग सिखा सकते हैं छोटे कभी सिखा ही नहीं सकते। छोटे जब बड़े होते हैं तब तक उनके और छोटे वाले बाहरी हो जाते हैं। आज की स्थिति क्या है? हर व्यक्ति आजाद रहना चाहता है। हस्बैंड वाइफ आजाद रहना चाहते हैं। कैसे आजाद रहना चाहते हैं? आसमान में तो बहुत ऊपर उठना चाहते हैं, बंधन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहते। आचार्य ने एक दोहा लिखा है, इस दूर पर मैं सुखी, आस्था लिए अभंग, ससूत्र बालक खुश रहे, नभ में उड़े पतंग। आकाश में, आसमान में वो पतंग कब ऊंचाई को छूती है? जब ससूत्र अर्थात सूत्र से सहित वो होता है। सूत्र का अर्थ है धागा, डोर। जब तक डोर हाथ में रहती है तभी तक वो पतंग ऊंचे आसमान में उड़ती है। दिशा भी उसकी बदलती रहती है, ढील भी दी जाती है, उसे खींचा भी जाता है, पर एक लिमिट तक ही उड़ पाती है। यदि कोई बच्चा ये चाहे कि नहीं, वो जो डोर है उस पतंग को बांध करके रख रहा है और ऊंचे नहीं उड़ने दे रहा है, और वो छोड़ दे उसे, तो क्या होगा? पतंग की डोर जब कट जाती है तो क्या होता है? और ऊंचा जाती है वो, हवा तो है ही। और ऊंचाई में क्यों नहीं जाती वो पतंग, बताइए। अभी वही पतंग जो छत से उड़ाई जा रही थी ऊंचाई को पहुंच गई है, वो जो डोर उसे रोक रही थी, बंधन था ना डोर पतंग के लिए कि नहीं था? तो बंधन आवश्यक है क्या ऊंचाई पाने के लिए? कि बंधन से
मुक्त होना आवश्यक है ऊंचाई पाने के लिए। आज की युवा पीढ़ी क्या सोचती है? डोर से, सूत्र से बंधना नहीं चाहती, नहीं चाहते ना। सास ससुर का बंधन, बड़े बुजुर्गों का बंधन। हम आजाद होकर के ऊंचे आसमान में रहना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, स्वतंत्र तरीके से विचरण करना चाहते हैं, ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। पर इस आस में जो दूर से कटी हुई पतंग का हश्र क्या होता है जानते हैं? वो और ऊंचा नहीं उड़ पाती है, थोड़ी ही देर के पश्चात नीचे गिर जाती है किसी चौराहे पर आकर के। जब चौराहे पे गिरती है, भीड़ उस पतंग का क्या हाल करती है? छिंद छिंद बिंद बिंद। उसका कागज अलग, उसकी कमान अलग, उसकी लकड़ी अलग। वो अपने अस्तित्व को खो देती है। आज ऐसा सबको लग रहा है कि बड़े बुजुर्ग हमारी लाइफ में एक बंधन की भांति हैं, है ना? रोकते हैं, मर्यादा से बांध करके रखने की कोशिश करते हैं, स्वतंत्र विचरण करने नहीं देते हैं, मनचाहा उड़ने नहीं देते हैं, मनचाहा पहनने नहीं देते हैं, मनचाहा घूमने नहीं देते हैं, मनचाहा खाने पीने नहीं देते हैं, मनचाहा सारा कार्य करने नहीं देते हैं। इसलिए सारे के सारे हमारी लाइफ में क्या है? बंधन। सूत्र कटते ही वो पतंग खो देती है, और सूत्र जब तक हाथ में रहता है तो पतंग का अस्तित्व बना हुआ रहता है, ऊंचे आसमान में उड़ते रहती है। घर के बड़े बुजुर्ग सूत्र की भांति होते हैं। एक सूत्र डोर रूपी होता है और एक सूत्र शिक्षा रूपी होता है। सूत्र से बंधा हुआ व्यक्ति कभी भटकता नहीं। सूत्र की डोर से बंधा हुआ व्यक्ति अर्थात जो ससूत्र होता है, सूत्र सहित होता है, ससूत्र बालक खुश रहे, नभ में उड़े पतंग। सूत्र रहित बालक स्वयं दुखी हो जाता है। आज का युवा वर्ग उन सूत्रों को अपने ही हाथों से काटने पर तुला हुआ है। तुला हुआ है कि नहीं? और जहां सूत्र गया सब कुछ चला गया। खुशियां तभी मिल पाती हैं इस दूर पर मैं खुशी, आस्था लिए अभंग। वो आस्था से सहित जब तक रहते हैं, वो विश्वास से सहित, श्रद्धा से सहित, समर्पण से सहित जब तक रहते हैं, और वह संता समर्पण अभंग अर्थात खंडित नहीं होना चाहिए, अखंडित होता है, वो बालक हमेशा सुरक्षित रहता है, खुश रहता है। आज के परिवार उजड़ते चले जा रहे हैं, उजड़ रहे, बिल्कुल उजड़ते चले जा रहे हैं। वो रहना तो चाह रहे थे खुशियों को पाने के लिए स्वतंत्र, लेकिन वो ये भूल रहे हैं हमारी स्वतंत्रता, जिसे हम स्वतंत्रता कह रहे हैं, वो स्वतंत्रता नहीं है, वो एक कटी हुई पतंग है। और कटी हुई पतंग का अस्तित्व ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। यदि वो पतंग पूरी छिन छिन भिन्न भिन्न न भी हो, किसी पेड़ की डगाल में अटक जाएगी। हो सकता है वो अपने आप को सुरक्षित बचा ले, लेकिन वहाँ कोई खुशियाँ नहीं रह पाएगी, एकांत में अटकी हुई रहेगी। आज के बहुत सारे परिवार
अकेले रह तो रहे हैं बड़े बड़े शहरों में अथवा छोटे शहरों में भी, संयुक्त परिवार को छोड़ करके अपनी अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद कर रहे हैं, पर वे शायद ये भूल रहे हैं कि हम अपने आप को, अपने बच्चों को खुशियाँ नहीं बल्कि तनाव, अवसाद और दुख का ही एक सहारा दे रहे हैं। जो संस्कार उन्हें बड़ों से मिलते हैं वे संस्कार उन्हें नहीं मिल पाएंगे। जो वात्सल्य की भावना, जो प्रेम का व्यवहार, छोटी छोटी नीतियाँ जो सीखते हैं बड़े बुजुर्गों से, कैसे उठना, कैसे रहना, कैसे खाना, कैसे पीना, जो टीचर नहीं सिखा सकते घर के बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं। जो आत्मीयता वो सीखते हैं, उनके अभाव में वो आत्मीयता वाला माहौल भी नहीं। वो बच्चा किसके साथ रह रहा है, उस बच्चे की फैमिली कौन सी होगी जानते हैं? उस बच्चे की फैमिली उसका मोबाइल हो गया है। मोबाइल से वो टाइम तो पास कर लेगा, पर कहीं ऐसा ना हो खुद ही पास हो जाए। आज के ज़माने में आपने अपनी तिजोरियां बहुत भर ली हैं, लेकिन आपका मन खाली हो गया है ना। संपत्ति बहुत जोड़ ली है, लेकिन जो जुड़े थे वो छूट चुके हैं। जिन्हें जोड़ना चाहिए था उन्हें उसने छोड़ दिया, और जिसे छोड़ना चाहिए था उससे वो जोड़ रहा है। खुशियां पाने के लिए वो संपत्ति की तलाश करता है, सुविधाओं को जोड़ता है, पर याद रखें सुविधाएं आपको खुशियां नहीं दे सकती। एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी, पैसों से कुत्ता तो खरीदा जा सकता है, लेकिन वह दुम प्रेम से हिलाता है। पैसों से आप डॉग को खरीद तो सकते हो, लेकिन वह दुम कब हिलाएगा? जब उसे सहलाओगे। वो आपकी सेवा तब करेगा जब उसे प्रेम दोगे। पैसों से आप सुविधाओं को जुटा तो सकते हो। आज आपके फ्लैट बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, पेंट हाउस, 4 BHK, बंगले बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन उसमें रहने वाले इंसान के कद बड़े छोटे हो गए। नहीं, बाहर का सब कुछ आपने जुटा लिया, लेकिन भीतर का सब कुछ लुटा दिया, नहीं लुटा दिया। स्वतंत्रता के नाम पर आपने स्वच्छंदता तो पा ली है, लेकिन अपने संस्कारों को, अपने संबंधों को, अपने उस व्यवहार को, आत्मीयता को, उस प्रेम के धर्म को आपने भुला दिया। नहीं भुला दिया। क्या हो रहा है? जॉइंट फैमिली अच्छी रहती कि न्यूक्लियर फैमिली अच्छी रहती? नहीं, जॉइंट फैमिली में बंधन तो रहता है, टोका टाकी होती है, इतने बजे उठना है, ये बनाना है, यहाँ जाना है, वहाँ नहीं जाना है, ये ही खाना है, ये ही पहनना है। हो सकता है ऐसा है, लगता तो ऐसा ही है ना। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, इतने रेस्ट्रिक्शन आज के ज़माने में कहाँ। ये तो पुराने ज़माने की बात थी, जब बहुएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी, जब वो अर्न नहीं कर सकती थी, अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकती थी, जिसे कुछ आता जाता नहीं था, डिग्री होल्डर नहीं थी, घूंघट में बंद करके कैद खाने में रहने वाली विचारधारा जिनकी थी, ये तो उन्हीं के लिए ठीक था। ऐसे ही है ना, थॉट प्रोसेस। ये अब आज के नए ज़माने में
हम इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अच्छा पैकेज है, जब स्वयं कमा रहे हैं तो हम किसी के अंडर में क्यों रहें, किसी से दबकर क्यों रहें, किसी की सुने क्यों, किसी के डर में क्यों रहें। जब हम बाहर इतने अच्छे अच्छे निर्णय ले सकते हैं अपने ऑफिस में, अपनी टीम में, तो क्या घर में अच्छे निर्णय नहीं लिए जा सकते? जब हम बाहर हमने अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करके दिखाया है, तो वह क्षमता क्या घर में नहीं हो सकती? एक ये ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा, और यही ओवर कॉन्फिडेंस व्यक्ति को प्रेरित कर रहा है न्यूक्लियर फैमिली के लिए। ये प्रेरित कर रहा है। ठीक है, एक पक्ष है, आप कमा सकते हैं, पैकेज अच्छा है, फ्लैट अच्छा है, सुविधाएं अच्छी हैं, लेकिन जो आप पा रहे हैं उसके एवज में जो खो रहे हैं वो क्या है? कितना खोते हैं? कितना खोता है व्यक्ति? कभी ये सोचा है? आज क्यों डाइवोर्स के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं? आर्थिक तंगी तो है ही नहीं, परेशानी बिल्कुल नहीं है। जो एक दूसरे के प्रति पहले लगाव रखते थे, अब वो अलगाव की ओर क्यों जा रहे हैं? क्या रीजन क्या है उसका? आप अपनी भावनाओं को किसके आगे रख पाते हैं? कभी सोचा? ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल। वो तभी अच्छे से जी सकता है जब उसके हृदय में उठने वाले भावों को दूसरों से शेयर कर पाए, दूसरों को बता सके, अपना मन हल्का कर सके, दूसरों की सुन सके, वो एक दूसरे के लिए सपोर्टिव रोल अदा करें। जब सामने वाले को आवश्यकता हो तब कह सके, घबराते क्यों हो, मैं हूं ना तुम्हें संभालने के लिए। आप उसे एक कंधा प्रोवाइड कर सके ताकि वो आपके कंधे पर सिर रख कर अपने दिल का बोझ हल्का कर सके। आपकी लाइफ में कोई है ऐसा जिसके चरणों में, गोद में सिर रख करके, कंधे में सिर रख करके आप अपने मन को हल्का कर सकते हो? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पार्टनर एक दूसरे को शेयर नहीं कर सकते, वो बड़े बुजुर्ग को ही बता पाते, वहां ही हल्के हो पाते। जो इंडिविजुअल फैमिली में रहते समय संभव ही नहीं होता है। जो शिक्षा बड़े बुजुर्गों से मिलती है स्वतः ही मिल जाती है, वो सिखाने से नहीं, देख करके सीखते हैं। जैसे बच्चे पढ़ाने से ज़्यादा नहीं समझते। कैसे समझते हैं? आप जो कर रहे हैं उसे देख करके वो समझेंगे। जब आपस में कुछ होता था तो व्यक्ति एक दूसरे को संभाल लेता था, एक दूसरे के दुख दर्द में साथ में रहता था, सेवा में, वैयावृत्ति में। अब न्यूक्लियर फैमिली है, अब भोजन को भी आपको बनाना पड़ेगा। शुद्धि के दिनों में आप बनाते हैं, पहले बड़े बुजुर्ग, देवरानी जेठानी वो कर सकते। आपको अपने व्यवहार को भी निभाना है तो समय नहीं निकलता। पहले घर में 2 भाई रहते थे तो एक दूसरी जिम्मेदारी एक दूसरे के प्रति वो निभा लेता था। एक बिजनेस संभाल लेता था, दूसरा रिश्ते नातों को संभाल लेता था। धर्म करना हो, यात्रा पे जाना हो तो अकेले नहीं निकाल पाओगे समय। बिजनेस भी कर रहे हो तो बंधे होंगे, टाइम ही कहाँ है।
एक दूसरे के लिए वो हेल्पिंग होते थे, हमेशा होते थे कि नहीं? अब जब ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है न्यूक्लियर फैमिली में, तो क्या होता है, उसका असर क्या हो रहा है? परिवार में स्वर्गीय सुख अकेले अकेले रह कर के नहीं आ सकता, जब मिलकर के साथ रहते हैं तभी आ सकता। हाँ, मिलकर के साथ रहने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, पर वो डिसएडवांटेज प्रतीत होते नहीं हैं। जैसे वो डोर पतंग के लिए बंधन स्वरूप दिखती है, पर वो बंधन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो उसकी सुरक्षा के लिए, ऊपर उड़ने के लिए, हवा से लड़ने के लिए, दिशा देने के लिए बहुत आवश्यक होती है। उसी डोर के कारण वो अपनी पूरी लाइफ जी पाती है और अच्छे से जी पाती है वो पतंग। और उसी बंधन के कारण फैमिली में खुशियां होती है। चौराहे में जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, सिग्नल्स होते हैं, रोड क्रॉस करना हो तो रेड लाइट जल जाती है, लगता है कि वो रोकने के लिए है ना, ऐसे लगता है ना। आप ड्राइव कर रहे हो, सिग्नल क्लियर नहीं मिलता है तो लगता है ना, फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, क्यों ये सिग्नल लगाए हुए हैं। वो सिग्नल लाइट जो होती है एक्सीडेंट से सुरक्षा के लिए, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए होती है, पर प्रतीत क्या होता है, पेट्रोल जा रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसे ही लगता है ना। पर वो ना हो तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, सिक्योरिटी रह ही नहीं पाएगी, कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट कहीं से भी हो सकता है। तो जितने भी लाइफ में ऐसे प्रतीत होने वाले बंधन, रेस्ट्रिक्शन वो दिखते हैं, पर उसी से सुरक्षा रहती है, उसी से व्यक्ति दुख दर्द को हल्का कर पाता है, उसी से उसे शिक्षा मिलती है, वहीं उसे मानवता का ज्ञान होता है। मनुष्य और पशुओं में जमीन आसमान का अंतर है। पशु अकेले रह जाएंगे, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं, लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं। हाँ, अकेले तो रह सकता है, पर वह व्यक्ति जो वैराग्य से भरा हो, उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती। साधु होता है वो जंगल में रह जाता है, वो उन सब से ऊपर उठ चुका है। लेकिन जो स्वादु है वो यदि अकेला रह जाए तो फंस जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, टेंशन में आ जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा। एक सबसे बड़ा रीजन जो आज के ज़माने में हो रहा है डिप्रेशन का, न्यूक्लियर फैमिली। बच्चों में वो डिप्रेशन की जो भावना पैदा होते चले जा रही है, बच्चों में जो एडिक्शन लगते चले जा रहा है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन न्यूक्लियर फैमिली। कभी ये सोचा है, जिन्होंने आपको जन्म दिया है वो अकेले रहते हैं तो उनकी क्या हालत होती होगी? हाँ, जिन्होंने अपना पूरा कर्तव्य अपनी लाइफ टाइम के लिए किया है, अब उन्हें आवश्यकता है, आप उन्हें क्या दे रहे हो? आप कह सकते हो कि महाराज जी हमने उन्हें घर दे दिया है, गाड़ी दे दी है, मेडिक्लेम की पॉलिसीज बना दी है, कह सकते हो। क्रेडिट कार्ड दे दिया है, ड्यूअल अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट है, जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं, हो सकता कह सकता है आज का बच्चा। कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखते हैं, रखते हैं ना, तो उन्होंने क्रेडिट कार्ड उनके नाम पे इशू कर दिया है, बोले कुछ नहीं, चिंता नहीं करना, जब चाहो आप विड्रॉ कर सकते हो अमाउंट, ऑनलाइन आप परचेसिंग कर सकते हो। हाँ, उनके लिए आपने हो सकता कार भी दे दी हो, जितना आवश्यक होता है उससे ज़्यादा आप हो सकता फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर देते हो। लेकिन उस उम्र में क्या पैसों की आवश्यकता होती है? सुविधाओं की आवश्यकता होती है।
गाड़ी की आवश्यकता नहीं, थोड़े से आप और केयरिंग है तो एक ड्राइवर भी रख देते होंगे रख देते होंगे। हाँ, सुविधाएं पूरी हैं। आप रोबोट रख दो, रोबोट काम तो सारे कर देगा, लेकिन वहां भावनाएं नहीं रहेंगी। नौकर चाकर काम तो सब कुछ कर सकते हैं, वहां आत्मीयता नहीं रहेगी। उस अवस्था में व्यक्ति आत्मीयता चाहता है, न कि सुविधा चाहता। आज ऐसे भी केसेस देखने को मिल रहे हैं 70s की एज में सुसाइड करने वाले, 70 के आसपास की उम्र में सुसाइड, आत्महत्या करने वाले। और कौन है वो? जिनके 4 बेटे हैं, सैकड़ों एकड़ जमीन है जिनकी। ऐसे भी केसेस देखने मिल रहे हैं 70 साल की उम्र में वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले अनाथ नहीं है, संतान है कि नहीं? बोले संतान तो बहुत है। तो कितनी संतान है? एक किस्म बता रहे, रियल घटना। हिसार में एक आश्रम है, मोक्ष आश्रम। जो हस्बैंड वाइफ वहाँ रहते हैं, उनके 4 बेटे हैं, और चारों बेटे दिल्ली में रहते हैं। और उनकी ज़मीन, जो सब बेटों के पास 100-100 एकड़ ज़मीन है। बेटों के पास मर्सिडीज़ कार है, हर बेटे के पास मर्सिडीज़ कार है, हर एक की कोठी है अपनी, लेकिन माँ बाप वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। अब देखो क्या हाल है, क्या हाल बना लिया, बताइए, बेहाल। तो आप उन बेटों में से नहीं होंगे? आप उन्हें वृद्धाश्रम नहीं भेजोगे? हाँ, आप एक घर दे दोगे, उन्हें दे दोगे ना, और एक नौकर भी दे दोगे। आपने अभी तक लिया है, एक कर्तव्य होता है कि उसे लौटाना सीखे। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा। परिवार में खुशहाली कैसे आती? स्वर्ग जैसा जीवन कब बनता है? स्वर्ग जैसा जीवन तब बनता है जब एक दूसरे के साथ मिलकर के चला जाता है, रहा जाता है। वात्सल्य भाव, जिसके हृदय में धर्म होता है वही कर पाएगा। नहीं है, तात्कालिक हो सकता है आपको अच्छा लगे, लेकिन फिर तैयार रहना आप सब उस डिप्रेशन की पिल्स खाने के लिए और अपने बच्चों को खोने के लिए। वो बच्चे भी अपना जीवन अच्छे से नहीं जी पाएंगे और आप भी नहीं जी पाओगे जब तक थोड़े बहुत हाथ पैर चलते हैं, जब तक शरीर में शक्ति रहती है, तब तक तो आप अपने आप को बिजी रख पाओगे। उसके बाद क्या होगा? और आज के ज़माने में अर्ली एज में ही व्यक्ति रिटायर हो जाता है फिजिकली। इमोशंस को समझना सीखें। ज्वाइंट फैमिली में इमोशंस होते हैं, और न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ मोशन होते हैं। हाँ, मोशन में जो है भागता ही रहता है व्यक्ति। भागोगे कहाँ तक भागोगे? आपको भी अपने इमोशंस को संभालने वाले चाहिए। तो क्या करना है? आज के बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, सबके पास गजब का पैकेज है, सब एब्रॉड जाकर के सेटल हो रहे हैं, मेट्रोज में जाकर के सेटल हो रहे हैं, भाई गांव में भी रह रहे हैं तो इंडिविजुअली सेटल हो रहे हैं। बोले नहीं, हम अलग आप अलग, फ्रीनेस रहेगी, बोले लिबर्टी पूरी रहेगी, जो चाहे जब चाहे जैसा चाहे खा सकते हैं, पी सकते हैं, घूम सकते हैं, सो सकते हैं, उठ सकते हैं, देख सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई कहने वाला नहीं। एक आज़ाद पंछी की भांति, है ना? ये मेंटलिटी है ना? खुले आकाश में आज़ाद पंछी की भांति, इस पतंग की भांति जो डोर से बंद करके नहीं रहना चाहती है। पर याद रखें,
डोर कटते ही आप भी अपने आप को खो दोगे। अच्छा जीवन तब बनता है जब हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने वालों के लिए भी जीना जानते हैं। कोशिश करना आपकी फैमिली में, आपके परिवार में आप ही ना रह जाओ, आपके अपने भी रहें। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।